तो आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का मंथली टेस्ट होगा सामाजिक विज्ञान का। इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके मंथली एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। यानी कि जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे वहां से भारत कब लौटे। तो आप लोग का ये लौटे थे वो 1915 में लौटे थे। ठीक है, तो एक का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आप लोग का इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में ये कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यानी कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग का 1882 में हुआ था या 1883, 1884, 1885 में। तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1885 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। ठीक है, तो आप लोग का जो इसका क्या हो जाएगा। तो 1916 हो जाएगा, 1917 या 1918 या 1919। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1917 आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। इसी समय ही चंपारण विद्रोह हुआ था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। यानी कि असहयोग जो आंदोलन हो रहा था उसके दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो उसका क्या नाम था। तो बाबा रामचंद्र था या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाबा रामचंद्र जी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। किस मैदान में। तो अमृतसर के मैदान में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। यानी कि जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक, उस सन्यासी का क्या नाम था। तो उस सन्यासी का क्या नाम था। अल्लूरी सीतारमन राजू था या बाबा सीतारमन था या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाबा जयदेव या बाबा रामचंद्र। तो इसका जो राइट उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का पूछा गया है कि असम में बंगाल श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा। तो 8 का राइट उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक, वे बगानों को छोड़कर घर की ओर चले गए। ठीक है, तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो उसने जो आंदोलन किया था मेरे प्यार से किसान आंदोलन, वो उसका जो नाम था वो बारदोली आंदोलन था। ठीक, और जो आप लोगों का किसान आंदोलन गांधी जी ने क्या किया था तो वो आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। यानी कि जो साइमन कमीशन जो था वो भारत क्यों आया था। तो इसका जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए ही साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, किस लिए आया था और एक बार ध्यान से देख लीजिए कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि निम्न में से कौन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे। तो उसका क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसका जो नाम जो था वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसका नाम मोतीलाल नेहरू और सॉरी दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और CR दास था। ठीक है, क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की ओर कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ठीक है, और आप लोग का शिमला समझौता किस वर्ष हुआ आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लेकिन दिया गया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये आप लोग का 1916 में हुआ था। ठीक है, किस वर्ष हुआ था 1916 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन में शुरू हुआ। ठीक है, तो 13 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों,
ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। 1919 तुर्की में हुआ था समर्थन। ठीक, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये किसको कहते हैं हम लोग, सीमांत गांधी के नाम से या बादशाह खान के नाम से। उसका जो नाम है वो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 15 नंबर कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। मतलब उसको जो महात्मा जो जोड़ा वो किसने जोड़ा था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले था। कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी जी का महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी आप लोग को ध्यान कर लग देना है। क्वेश्चन नंबर 16 कि चोरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो किस आंदोलन को वापस ले लिया था, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, चोरी चौरा कांड हुआ था। ठीक, और आप लोग अगर चोरी चौरा कांड कब हुआ आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बढ़ते 17 नंबर पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। तो उस क्या था, तो ये आप लोग था मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड इमे इमिनेशन एक्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इमिग्रेशन में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बढ़ते हैं 28 नंबर कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल या ऐलान किस वायसराय ने किया। तो 28 का जो आप लोग का राइट उत्तर होगा उसका क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका नाम था लॉर्ड डार्विन था। लॉर्ड डार्विन। क्वेश्चन नंबर 29 कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिया था आप लोग का बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने नारा दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते 30 कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग का 1942 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 31 कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था आप लोगों का महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक, और एक नारा याद करना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ाद दूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो ये नारा आप लोगों का दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग ने पार्ट 1 में देख चुके मेरे प्यारे दोस्तों हिस्ट्री का। अब बढ़ते हैं हम लोग भूगोल का। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हंस का सही कारण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो एक का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो कौन सा तरीका नहीं करता है, तो 2 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर की वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हो जाएगा लुप्त जातियाँ हो जाएगा। ठीक है, कि क्या हो जाएगा सॉरी दोस्तों, वो संकटग्रस्त जातियाँ हो जाएगा। ठीक, यानी जो लुप्त होने का खतरा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की लुप्त जाति का उदाहरण है, तो क्या लुप्त हो सकता है, तो नीली भेड़ या एशियाई चीता या एशियाई हाथी या गेंडा। तो आप लोग का जो 4 का राइट उत्तर होगा वो एशियाई चीता जो है वो लुप्त जाति का उदाहरण है। ठीक है, एशियाई सॉरी दोस्तों चीता। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है। ठीक, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा अस्थायी वन है। ठीक, तो माने कि जंगल है, तो उस तो हो जाएगा आप लोग का मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश आप लोग का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा पंछी द क्रिकल प्रजाति श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, तो मोर जो है वो नहीं आता है। ठीक, बाकी बात गुलाबी सिर वाले बतख भी आता है, जंगली जंगली चीतीदार उल्लू भी होता है और पर्वतीय बटेर भी आता है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर कि निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो हो जाएगा मनुष्य के लिए जैव विविधता, यानी कि जीव और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो मनुष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9
में आप लोगों का क्या पूछा गया है, काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का उदाहरण है। तो काला हिरन जो है वो हो जाएगा आप लोग का लुप्त हो रहा है, ठीक है। काला हिरन तो लुप्त प्रजातियां के जीवों का है, ठीक। क्वेश्चन बढ़ते 10 कि विभिन्न प्रकारों के पौधे और प्राणियों के विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है। तो आप लोग का 10 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 11 कि 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। तो किसको विलुप्त कर चुका है 1952 में, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, एशियाई चीता को ये विलुप्त हो चुका है भारत में, ठीक। क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर के, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीवों संसाधनों का प्रवर्तन का प्रभारी है। तो आप लोग का जो राइट उत्तर होगा ना मेरे प्रिय दोस्तों, वो 12 का हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, ठीक। यानी कि वन विभाग। क्वेश्चन बढ़ते हैं 23 नंबर की, निम्न 23 सॉरी दोस्तों 13 नंबर के, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। तो किस वर्ष में बाघ परियोजना पर शुरू किया गया था, तो 1973 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 नंबर कि निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो वो हो जाएगा आप लोग का मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 नंबर की, हिमालय यौ क्या है। तो हिमालय यौ एक प्रकार का एक जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक औषधीय पौधा है, ठीक। हिमालय वो है। क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग 16 की, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था। तो 16 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो पौधे हो जाए। क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग 17 नंबर की ओर, के भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन किया गया। तो आप लोग का इसका राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26,200 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा था। तो 5,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 नंबर के, भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो 28 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8%। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है। तो चीता और बिल्ली दोनों हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन क्योंकि दोनों एक ही जैसा दिखता है ना मेरे प्यार दोस्त, स्थाना मतलब एक जैसा दिखने वाला, ठीक मेरे प्यार दोस्त। चीता को भी देखिएगा और बिल्ली को देखिएगा, दोनों जो देखने में एक ही जैसा दिखता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की, सामान्य चीताओं सॉरी दोस्तों सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है। सामान्य जातियों का मतलब होता है कि जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 कि एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजाति वो लुप्त जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, ठीक है मेरे प्यार से। क्वेश्चन नंबर 32 कि दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हो रही है। तो किस कारण से हो रही है, तो सागवान अकल रोपण के कारण, ठीक है। सागवान अकल रोपण। क्वेश्चन नंबर 32 को औषधीय पौधों कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आप लोग का होगा वो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इस दोनों में जो औषधीय यानी कि जो जड़ी बूटियां हैं उस सभी का पौधा पाया जाता है, ठीक है मेरे प्यारों से। क्वेश्चन नंबर 34 की, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो टक्सोल, तो टक्सोल नामक बीमारी किसके लिए लाया जाता है, तो कैंसर की बीमारी के लिए ही टक्सोल नामक रसायन का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग ने पार्ट 2 में देख चुके हैं हम लोग ज्योग्राफी। अब हम लोग देखने वाले मेरे प्यार दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, ठीक है। हिस्ट्री हो चुका है ज्योग्राफी, और अभी राजनीतिक विज्ञान उसका लास्ट में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का, ठीक। कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है ना मेरे प्यार दोस्तों वो हिंदी है, आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं। यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो संचालित प्रशासन को हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यार दोस्तों स्थानीय प्रशासन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो स्थानीय प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 3 कि नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं। यानी कि जो नगर निगम के जो पदाधिकारी होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मेयर कहते हैं, ठीक है। यानी जो नगर है तो नगर निगम के जो सबसे बड़ा पद में होता है उसको हम लोग मेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मेयर। क्वेश्चन नंबर 4 की प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। यानी कि प्रांतीय प्रशासन का जो संचालन जो करता है वो मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है मेरे प्यार दोस्तों, तो मुख्यमंत्री जो है वो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है। तो एकात्मक यानी कि एक ही सरकार सब चलता है, ठीक है। वो आप लोग का होगा वो श्रीलंका जो है वो एकात्मक सरकार है, यानी कि एक ही पार्टी का सरकार बनता है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 5-6 नंबर की ओर कि संख्यात्मक
संघात्मक सरकार किस देश में? संघात्मक सरकार आप लोग का भारत में है, ठीक है। कहाँ पर है तो मेरे प्यार दोस्तों? भारत में, क्योंकि भारत में संघ यानी कि मिलजुल कर बनने वाला सरकार है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 की। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया था? तो ये आप लोगों का किया गया था वो 7वीं अनुसूची में किया गया था, ठीक है। यानी कि 7वीं अनुसूची में जो ये संघ सूची है, राज सूची है और समवर्ती सूची को उस संविधान में लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की समवर्ती सूची में कितने विषय, यानी कि जो समवर्ती जो सूची जो है उसमें कितने विषय हैं? तो आप लोग का विषय जो हो जाएगा वो 52 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो 52 विषय है। क्वेश्चन नंबर 9 की विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण आप लोगों का होगा मेरे प्यार दोस्तों वो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के सरकार। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की ओर। नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि झारखंड कब एक नया राज्य बना? तो आप लोगों को पता ही होगा 2000 में हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की ओर कि भारत में कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो 22 भाषाओं का अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, ठीक है। कितना भाषा? तो 22 भाषा, ठीक है, 22 लैंग्वेज। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की ओर कि इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली, साम्यवादी, तो साम्यवादी जो शासन प्रणाली जो है ना वो आप लोग का चीन में है, वो साम्यवादी प्रणाली का शासन करता है। क्वेश्चन में बढ़ते 13 कि राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? यानी कि जो राज्य का जो विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधि कितना है? तो आप लोगों का हो जाएगा वो 5% हो जाएगा, ठीक है। 5% से कम है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में भाषाएं तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कितने भाषा बोले जाते हैं? तो 1500 भाषा, ठीक। लेकिन इसमें से 22 भाषा को ही अनुसूचित भाषियों में लाया गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान देना है। और कितने टोटल है? तो टोटल आप लोग को याद करना है कि 1500 भाषाएं बोला जाता है, ठीक है, भारत में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 नंबर की। पोखरन भारत के किस राज्य में? तो पोखरन जो है वो आप लोगों का राजस्थान में। पोखरन कहाँ पर है? तो पोखरन आप लोगों का राजस्थान में, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, राजस्थान में। क्वेश्चन बढ़ते हैं वो 16 नंबर, क्योंकि संघ सरकार में स्तर होती है। तो संघ मतलब संघ है, संघ मतलब दो या दो से अधिक, ठीक है। संघ मतलब साथ साथ, ठीक, मतलब एक संघ मतलब मिलजुल कर रहने वाला सरकार, तो दो या दो से अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते 17 की विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो आप लोग का हो जाएगा और 17 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय करता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो करता है विवादों का सुलझाता कौन करता है? तो सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद का सुलझाता करता है वो आप लोग का उच्चतम न्यायालय करता है, यानी कि हाई कोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की ओर कि संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी का सुरक्षा कौन या सुरक्षा का देता है? कौन देता है? तो आप लोग का हो जाएगा वो संविधान देता है। कौन? संविधान। क्वेश्चन बढ़ते हैं 19 की। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? तो आप लोगों का अभी पूछा जाएगा तो 28 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना है? तो 28, आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की। 29 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के नहीं है? तो संघ सूची में कौन नहीं आता? जो पुलिस होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की। स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासतें थी? तो देशी रियासतें की संख्या पूछा जाएगा तो 565, ठीक है। और ये सब मैं जितना बता रहा हूँ ये आप लोगों का सिर्फ मंथली के लिए नहीं है, मंथली ये जितना भी बता रहा वो सारा फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग बिना स्किप करके देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षैतिज कहते हैं, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। हम लोग ने पार्ट 3 में देख चुके हैं मेरे प्यार दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। अब हम लोग देखने वाले इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आप लोगों का 3, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। क्योंकि कौन कौन अर्थव्यवस्था है? तो आप लोगों का समाजवादी, पूंजीवादी और एक प्रकार का क्या है और मिश्रितवादी है, ठीक है। ये तीनों को बांटकर एक भारत का जो अर्थव्यवस्था को बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत है? तो वो आप लोगों का हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। प्राथमिक जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादा श्रमिक कार्यरत है। क्वेश्चन बढ़ता है हम लोग 3 की।
छुपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छुपी हुई जो बेरोजगारी होती है वो अधिकतर कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो छिपी हुई जो बेरोजगारी है वो आप लोग कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की कौन सी गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आप लोगों का जो होता है ना मेरे प्यार दोस्त, वो आप लोगों का वो भवनों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, भवनों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5 की अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अध्यापक वर्ग जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप लोगों का 5 का राइट उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा तृतीय। ठीक है मेरे प्यारे, तो तृतीय में। ठीक, अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि जो सर पढ़ाते हैं वो किस चीज़ से संबंधित है? तो वो द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेवा के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 6 की रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? यानी कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि किस कार्य क्षेत्र में श्रमिक कार सुरक्षा का आनंद उठाते हैं? तो आप लोग का हो जाए संगठित। क्वेश्चन नंबर 8 कि इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो उपरोक्त सभी है, रेलवे भी है, बीसीसीएल भी है, डाकघर भी है और उपरोक्त सभी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों ये सब मैंने आप लोगों को जितना सारा क्वेश्चन आंसर बताया वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वीकली टेस्ट में आए नहीं दोस्तों, मंथली टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम है ना, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो बिना स्किप करके देखिएगा। ठीक है, और बार बार देख लीजिएगा। और सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव वीडियो नहीं बता सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।